हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 54वां वीडियो है ये, जो कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के जो फर्स्ट पेपर है उस पर आधारित पूरी ये जीके की सीरीज चल रही है, जो कि नया जो सिलेबस आया है 2020 में, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी ऐड किया है, उस पर आधारित ये पूरी सीरीज है। तो इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखिए। लगातार ये वीडियोस मेरे आ रहे हैं रेगुलर, हर रोज एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर पूछे जा सकते हैं। तो सारे वीडियोस और सारी कंप्लीट सीरीज आप रेगुलर देखिए। रेगुलर एक वीडियो अपलोड हो रहा है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको ये सीरीज के पूरे नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। और साथ ही साथ में मेरी वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य जो परीक्षार्थी जो कि मिस कर रहे हैं मेरी सीरीज को, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख पाएँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ और सारे पीडीएफ नोट्स जो कि मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी में, वो भी आपको वहाँ से डाउनलोड करके आप इससे स्टडी कर सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। चलिए, ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय के समय में स्थापित की गई थी? जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ब्रिटिश काल में, उस समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सी इसका सही विकल्प है। ऊपर दिया हुआ है ए, बी नीचे आ गया है, डी नीचे है और फिर सी बीच में आ गया है। तो इसलिए सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन के समय में, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इनका जो कार्यकाल था वो कब का था? 1884 से लेके 1888 तक का इनका कार्यकाल रहा था वायसराय का, जो कि भारत में वायसराय के समय वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में, ठीक है। और ये किसने की थी? ये की थी ए ओ हुयुम, ठीक है ना। ये आप याद रखना है आपको। ए ओ हुयुम के द्वारा इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। ए यू हुयुम के द्वारा, हुयुम, ठीक है, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। और इसकी एग्जैक्ट जो डेट थी वो है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो मीटिंग बुलाई थी, ठीक है ना, उस मीटिंग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र चटर्जी, या सॉरी बैनर्जी, कंफ्यूजन हो गया। व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा प्रेसिडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और ए यू हेम के द्वारा ये की गई थी। उसके अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर अदा करते थे, कौन करते थे? कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार या फिर भेड़ चराने वाले? तो इसका सही विकल्प है सुनार। उस समय की जो सुनार थे, वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत टट्टोली नाम का एक कर होता था, वो यहाँ पर अदा करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं आदि ग्रंथ, इसका संकलन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु अंगद के द्वारा? तो इसका सही विकल्प है सी, गुरु अर्जुन देव जी हैं, उनके द्वारा इस आदि ग्रंथ की रचना की थी। और उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। और इनका जो कार्यकाल था ये कब का था? 1581 से लेके 1606 तक ये इनका कार्यकाल था। और गुरु अर्जुन देव को फांसी पे किसने चढ़ाया था? इसको फांसी पर चढ़ाया था क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। खुसरो खुसरो की मदद के कारण, खुसरो की मदद की थी इन्होंने, इस कारण से जहांगीर के काल के थे ये, ठीक है ना, जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। ध्यान रखिएगा, फांसी की सजा दी थी इनको गुरु अर्जुन देव को। और इन्हीं का आदि ग्रंथ है ये पवित्र आदि ग्रंथ, जो कि गुरु अर्जुन देव ने ही इसकी रचना की थी और इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे, ठीक है ना, 5वें गुरु के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है?
बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम। तो इसका सही विकल्प है कर्नाटक। अगर पूरे भारत में कहीं पे भी अगर सबसे अधिक रेशम पैदा होती है तो वो है कर्नाटक, ठीक है ना, यहाँ पे की नंबर 1 पे है। अगर इसको अपन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत का जो दूसरा नंबर लगता है, रखिएगा, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेशम बनाने वाला देश है, और पहले नंबर पे आता है चाइना है, चीन पहले नंबर पर है, और भारत दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, जिसमें कि विश्व में 20% प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जाता है। और भारत के जो प्रमुख 5 राज्य हैं यहाँ पे की रेशम का उत्पादन होता है, उसमें कर्नाटक का पहला नंबर लगता है, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है तमिलनाडु, नहीं कर्नाटका पहले नंबर पर हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का नंबर लगता है, आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है ना, एपी लिख देता हूँ यहाँ पर। और दूसरे नंबर पर जो तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक है ना। और चौथे नंबर पर, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्योंकि पूरे 5 क्रमशः मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और 5वें नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर, जेके, ठीक है। ये 5 राज्य हैं जो कि रेशम पैदा करने में इनका क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, ईंधन, पेट्रोल या फिर बायोगैस। तो इसका सही विकल्प है बायोगैस, ठीक है ना, बायोगैस दिया हुआ है इसमें आंसर, तो बायोगैस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं वो सौर ऊर्जा को भी माना जाता है, ठीक है ना, सौर ऊर्जा भी जो होती है वो भी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। और पवन ऊर्जा, पवन से बिजली बनाते हैं, वो भी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना, जल से, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है, वो भी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहलाता है, क्योंकि नेचुरल जो ऊर्जा है वो कोयले से, ईंधन से और पेट्रोलियम से बनाई जाती है, लेकिन ये अपारंपरिक रूप में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ठीक है ना, इनको अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत में सबसे कम यौन अनुपात में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन से हैं? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन सा है जो कि यहाँ पे सबसे कम यौन अनुपात यानी कि लिंगानुपात है? तो वो है दमन दीव। यहाँ पे की सबसे कम लिंगानुपात है, यूनियन टेरिटरी में कंपेयर किया गया है, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें सबसे कम जो यूनियन टेरिटरी है वो है दमन दीव, यहाँ पे की 710, ठीक है ना, 1000 में से इसका आकलन किया जाता है, 1000 में से 710 लिंगानुपात है दमनदीप में। और अगर सभी स्टेट्स के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात भारत के सभी स्टेटों में वो है कौन सा? केरल, ठीक है ना, केरल जो है, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है जो कि है 1058 1000 पर, ठीक है। ये लिंगानुपात के बारे में आपको जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को, और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी है, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए, और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26
फरवरी 2021 से, और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस, जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए, प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहाँ पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम। अगला प्रश्न आ गया 7वां, मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही विकल्प है आसाम में स्थित है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था पहले, और इसको अभ्यारण्य के रूप में यानी कि सेंचुरी, पहले ये अभी तो नेशनल पार्क है मगर पहले ये एक सेंचुरी था, जो कि इसको बोलते हैं हिंदी में अभ्यारण्य। और इसको ब्रिटिश काल में 1 अक्टूबर 1928, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1928 में इसकी स्थापना एक सेंचुरी के रूप में की गई थी, ठीक है ना, जो कि असम में है। बाद में इसको
दिसंबर 85 में, ध्यान रखिएगा। बाद में ये नेशनल पार्क कन्वर्ट हुआ। देन उसके बाद में दिसंबर 1985 में, ठीक है ना, इसको यूनेस्को ने, ठीक है ना, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में इसको मार्क किया था, लेकिन इसको विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, इसको चिन्हित किया था, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा आप, इसको मतलब मार्क कर दिया था, चिन्हित करके छोड़ दिया था। फिर बाद में इसको 1992 में, ठीक है ना, यूनेस्को के द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया था 1992 में। फिर बाद में इसको खत्म भी कर दिया गया 21 जून, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूं, 2011 को यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में से बाहर भी कर दिया था, ठीक है ना, 2011 को इसको यूनेस्को ने बाहर किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है ऐसे ही। अगला प्रश्न आ गया, सावाराय पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही विकल्प है तमिलनाडु में स्थित है ये सावाराय पहाड़ियां, ठीक है। और ये जो है ये तमिलनाडु का जो जिला है क्या, सालेम, सालेम में स्थित है ये। और एक यहाँ पर, ठीक है ना, टूरिज्म प्लेस भी है बहुत पॉपुलर, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर हिल स्टेशन है जिसका नाम है यारकाड। यारकाड यहाँ पे की काफी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मणिपुर। मणिपुर में ये झील है और इस पर जल विद्युत परियोजना भी चल रही है। और ये पूर्वोत्तर राज्य की, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य की एकमात्र झील है, सिंगल झील है जो कि यहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट, मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर राज्य में आता है, 7 सिस्टर्स में आता है, उस पर स्थित ये लोकटक झील है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 10वां, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया ये जलप्रपात है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कावेरी। कावेरी नदी पर बना है ये शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कहां पर है ये, वेयर इज लोकेटेड? ये जो है कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है ये शिव समुद्रम जलप्रपात। और इस पर एक जल विद्युत परियोजना भी संचालित की गई थी जो कि ब्रिटिश काल में 1902 में 1902 में यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू की गई थी, ठीक है। और ये कर्नाटका में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है ना, वो है जोग और गोरस्पा, जो कि कर्नाटका में ही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जोग और गोरस्पा जो है वो दोनों सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल हैं, जो कि पूरे भारत के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 12वां, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवलोक की पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत? तो इसका सही विकल्प है पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू होती है? और टोटल ये है 1600 किलोमीटर लंबी, ठीक है ना। इसकी शुरुआत होती है उत्तर में, ठीक है ना। अगर अपन सह्याद्री पर्वत घाट में पश्चिम की तरफ में बैठ खड़े होते हैं तो वहां से उत्तर की तरफ से इसकी चालू होती है, और वो होती है ताप्ती नदी से। ताप्ती नदी से इसकी शुरुआत होती है और ये पूरी की पूरी कन्याकुमारी, ठीक है ना, याद रखिएगा, कन्याकुमारी तक ये फैली हुई है, जो कि इसकी टोटल लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 13वां, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें ओंज जनजाति के लोग रहते हैं? ओंज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप या फिर लक्षद्वीप? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंज जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी हैं, ठीक है ना, ओंज तो है ही है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ओंज के अलावा और भी जनजाति है जो कि यहाँ पर निवास करती हैं। दूसरी है जरावा, ठीक है ना। और तीसरी कौन सी है? तीसरी जनजाति जिसका नाम क्या है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, वो है निकोबारी, क्योंकि ये क्षेत्र है वहां पे उस क्षेत्र के भी नाम से रहते हैं, निकोबारी और सैंडाली, सैंटिली है, सॉरी, सैंडाली नहीं है, सैंटिली के नाम से भी जनजाति। तो ये 4 जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अच्छा, ओंज जनजाति और भी दूसरे स्टेट में रहती है, जैसे कि है उड़ीसा और झारखंड, क्योंकि अंडमान निकोबार से थोड़ा सा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये निवास करती है, उड़ीसा
झारखंड, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये निवास करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला या फिर पद्मा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ज्वाला जो है वो चावल की किस्म नहीं है, बाकी की सभी चावल की किस्मों में आती है, हंसा, जया और पद्मा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 15वां, और इस एमपीपीएससी वीडियो जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है इसका ये आखिरी प्रश्न है, और इसमें पूछा है मानव शरीर का कौन सा अंग, ठीक है ना, ताप को नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है? तो वो कौन सा ऑप्शन है? हृदय है, फेफड़ा, यकृत या फिर वक्र? तो इसका सही विकल्प है फेफड़ा। ठीक है ना, फेफड़े यानी कि लंग्स, जो लंग्स ही हैं जो कि मानव शरीर की जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको बैलेंस करके रखता है और उसको नियंत्रित करके रखता है, जिसको बोलते हैं श्वसन अंग या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि अपन सांस लेते हैं, जो कि शरीर के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये क्लियर है आंसर। चलिए, तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस आपके सामने रखे। क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी भी एमपीपीएससी की इस सीरीज से जुड़कर मध्य प्रदेश के सारे क्वेश्चन, साथ में मध्य प्रदेश प्रीलिम्स की तैयारी कर पाएं। और साथ ही साथ में आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया था, टेलीग्राम का चैनल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे पीडीएफ नोट्स और सारे वीडियोस के लिंक्स वहां पर आपको मिलेंगे, जिसको कि आप क्लिक करके सारे वीडियोस देखकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो कल फिर आपको मिलने वाला है। लगातार ट्यून करके देखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।